मैं कपिल मधुकर एक बार फिर से आपका मास्टरमाइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने अब तक 3 वीडियो देखी हैं, उनमें हमने दोनों पेपर जो टेट के हुए हैं उसका सॉल्यूशन दिया है। एक 69,000 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन दिया था। अब हमने उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित इसमें 22 प्रश्नों को सम्मिलित किया है। हमने सोचा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उससे अगर कोई प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आता है तो एग्ज़ाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमने इन प्रश्नों को शामिल किया है। तो क्यों ना हम इन प्रश्नों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित देख लें। जो हमारे प्रश्न हैं जो हमने तैयार किए हैं, हमने पूरी कोशिश की है कि ये पूरी सावधानी बरती है कि इसका राइटिंग लिखने में और जो ज़रूरी चीज़ें हमने उनको लिखा है। अगर किसी वजह से इसमें कोई मिसप्रिंट हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरा इन क्वेश्चनों को बनाने का एक मकसद ये भी था, जैसे ये प्रश्न हैं, ये 22 प्रश्न मैंने इनको ज़्यादा सम्मिलित करते हुए समझा कि अगर ये प्रश्न आते हैं तो हम इनके उत्तर दे सकते हैं। ये यूपी टेट या सुपर टेट या नेट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न एग्ज़ामों में आते रहते हैं। कुछ प्रश्न अभी पीछे बच्चों ने एसएससी के पेपर दिया था तो उसमें भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्न थे। तो अब हम इसको देखते हैं और इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कब तैयार किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कब तैयार किया गया था। अगर मसौदा कहे तब, प्रारूप कहे तब, एक ही बात है। तो इसमें है, और हमने पहले भी बताया था कि जो प्रश्न है वो काखा गा के रूप में है, तो ABCD हो सकते हैं, वो उन्हें आप समझ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जून 2019, अगस्त 2019, मई 2019, जुलाई 2019, तो इसका जो मसौदा तैयार किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कि भाई एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति होनी चाहिए, उसका ये प्रारूप है, उसको जो दिया गया था तो ये मई 2019 में इसको दिया गया था। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर ये ठीक है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, डॉक्टर केशवान, डॉक्टर नागेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष थे जो बनाए गए थे उसका सही आंसर है डॉक्टर कस्तूरी रंगन। ये इसरो के भी अध्यक्ष थे, तो इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम किया था और ये इसके अध्यक्ष थे। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नैप 2020 कितने वर्ष के बाद नई शिक्षा नीति आई है। नैप का मतलब है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही है, हमने इसको लिख लिया है शॉर्ट फॉर्म में। तो 20 कितने वर्षों के बाद आई है। तो हम बता सकते हैं सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी, सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी वो 1968 में आई थी। ये पहली शिक्षा नीति थी। दूसरी 1986 में आई। अगर हम 86 से 2019 के बीच की बात करेंगे या हम 20 तक देखेंगे 86 के बाद में, या अब ये लागू 2020 में हुई है, तो इसका अगर हम अंतर करेंगे तो ये 34 वर्ष इसका सही आंसर आता है। ये 34 वर्ष के बाद नई शिक्षा नीति आई है। अगला प्रश्न है, नैप 2020 अब तक कौन सी नीति है, मतलब अब तक की कौन सी नीति है। तो हमने अभी बताया था कि सबसे पहले 1968 में आई, दूसरी 1986 में आई और अब जो आई है वो 2020 में आई है। तो 1, 2, 3, तो ये तीसरी शिक्षा नीति है। इसका सही आंसर है नैप 2020। नैप 2020 किस शिक्षा नीति का स्थान ग्रहण करेगी। तो अभी हमने इसे बताया था ये 1986 वाले का स्थान ग्रहण करेगी। दूसरा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, नैप 2020 कब से प्रभावी की गई है। अब इसको एक तो हमने पढ़ा था कि भाई जो शिक्षा नीति है उसका मसौदा कब तैयार किया गया था। अब है ये कब से प्रभावी की गई है या लागू की गई है। तो इसका जो सही आंसर है हम इसमें अभी देखते हैं 29 जुलाई 2020, 28 जुलाई 2020, 27 जुलाई 2020 या 30 जुलाई 2020। ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर देने थोड़े कठिन होते हैं क्योंकि सब 20-20 हैं
और इसने मंथ भी जुलाई लिख रखा है, तो इनका आंसर हम तभी दे सकते हैं जब इनको बिल्कुल हमें एग्जैक्ट पता हो। तो इसका जो सही आंसर है वो 29 जुलाई 2020 है, इसका ये ठीक आंसर है। हमने प्रश्न संख्या 6 तक देख लिया है। अगला प्रश्न है नैप 2020 का प्रमुख उद्देश्य क्या है। हम इसका जो पहला उद्देश्य है, मतलब प्रमुख उद्देश्य है, हमें उसे देखना है। दूसरा, पहला इसका ऑप्शन है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना, सबके लिए शिक्षा, या शिक्षा का निजीकरण। शिक्षा का निजीकरण, देखो ये तो एकदम से ही गलत है कि इन्होंने ये तो कहा नहीं है कि भाई शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाए। दूसरा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये बात भी सही है। सब शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना, ये बात भी सही है। सबके लिए शिक्षा, ये भी है, सबके लिए शिक्षा। लेकिन जो सबसे अच्छा इसका आंसर है इस समय इस प्रश्न को देखते हुए ये है कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ साथ शिक्षा के स्तर को भी ऊंचा उठाना है। यह अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति का आधार या जो फॉर्मेट है वो क्या है। +3, 5 +3 +4 +3, 5 +4 +3 +3, यह है 5 +3 +3 +4, 5 +3 +4 +5। देखो मैंने बच्चों को बताया था जब ये प्रश्न आएगा तो इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा अंक आएंगे। अंक आने के लिए आपको बड़ी दिक्कत होगी, और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आप अपना एक कोड याद रखना। इसका कोड है 5334, 5334, ये आप देख लो, और बीच में हम इसके प्लस का निशान लगा लेंगे। जहां ये मिल जाए वहां उत्तर ठीक होगा। अब इस सभी 5 से शुरू हुए हैं तो हम देखेंगे 5 + 3, 5 + 3, अब इसमें भी है 5 + 3, ठीक है। अब है 3 + 4, तो लास्ट में 4 हो, 4 इसमें है, ठीक है। और वैसे भी और किसी में 4 नहीं है, हम ऐसे भी दे सकते हैं, और +3, तो ये सही है। तो ये 5334 बन गया और ये सही है। अब इसका आंसर हम जो देखते हैं +3 +5 +3 +3 +4, ये जो है 5, ये फंडामेंटल एजुकेशन के साथ साथ जो हम प्राथमिक शिक्षा देंगे उसमें फाउंडेशन जो आधारीय शिक्षा है वो 5 साल की है। इसमें हम आगे बात करेंगे। हमने क्लास में बच्चों को पढ़ाया है, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैंने पढ़ाई है तो बच्चों को पूरा ऐसे बताया है, डिटेल में बताया है। अब हम प्रश्न देख रहे हैं तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, हम केवल प्रश्नों को ही देखेंगे, बाकी डिटेल में मैंने सब बता रखा है। अगला प्रश्न है स्नातक शिक्षा 4 वर्ष की गई है कि अब जो स्नातक है वो 4 वर्ष का किया जाएगा। प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थी को प्रदान किया जाएगा। जब हमने ये बताया कि आज हम ग्रेजुएशन जो पढ़ते हैं वो 3 वर्ष का पढ़ते हैं, BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, हमें डिग्री मिल जाती है, चाहे वो BSc हो, चाहे वो BCom हो, चाहे BSc AG भले ही 4 साल की होती है, लेकिन मोस्टली हम 3 वर्ष की ही पढ़ते थे अब तक जो स्नातक करते थे। बात यह है इन्होंने अब कहा है कि जैसे बच्चे थे वो 1 साल पढ़ लेते थे, 1 साल पढ़ने के बाद उनकी पढ़ाई छूट जाती थी, तो बड़ी दिक्कत होती, भाई 1 साल पढ़ा और वो अगले साल नहीं पढ़ा, तो वो BA सेकंड ईयर में नहीं पढ़ा, तो उसकी तो 1 साल की पढ़ाई सब खराब चली गई। तो इन्होंने कहा कि अगर बच्चे ने 1 साल पास कर लिया है तो उसकी जो पढ़ाई है वो अब खराब नहीं जाएगी। उसे 1 साल पढ़ने के बाद जो एग्ज़ाम दिए हैं और वो उत्तीर्ण होता है तो हम उसके लिए क्यों ना एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दें ताकि उसके काम आ जाए। तो इन्हें 1 साल उत्तीर्ण करने पर उसको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा कि लो भाई तुम BA फर्स्ट ईयर आपने कर लिया और आप इसका एक प्रमाण पत्र आप इसका ले लो। अगर वो दूसरे साल भी पास कर लेता है तो उसको एडवांस डिप्लोमा दे दिया जाएगा, ये 2 साल के बाद, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में और ये 2 साल में उसको एडवांस डिप्लोमा दे दिया जाएगा। अगर वो 3 साल की पूरी पढ़ाई कर लेता है स्नातक की कि भाई मैं 3 साल पढ़ना चाहता हूँ और उसने पढ़ लिया, तो उसको डिग्री दे दी जाएगी, जो अब तक डिग्री मिल रही है हम उसको डिग्री दे देते हैं, है नहीं, इसको डिग्री मिल जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने 4 साल की शिक्षा पूरी कर ली, भाई वो 4 साल पढ़ा, तो उसे रिसर्च के साथ मतलब शोध के साथ उसका स्नातक माना जाएगा। तो हम इस प्रश्न का जो सही उत्तर देंगे वो ये देंगे कि उसको पहले साल में प्रमाण पत्र मिलेगा, तो ये 1 साल में मिलेगा, दूसरे साल में एडवांस ये मिलेगा और तीसरे साल में स्नातक की मिलेगी और चौथे साल में ये मिल जाएगी। तो हम इनको ध्यान रखेंगे, पहले साल में क्या, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या और चौथे में क्या, हमने इसको बता दिया है और इसे प्रमाण पत्र इसका ठीक आंसर है।
अगला प्रश्न है, नैप 2020 में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। नैप 2020 में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, मातृभाषा, देसी भाषा। तो जो नैप 2020 है, मैंने पहले ही बता दिया है, नैप का मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है नी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है नी। इसको हम अब नई शिक्षा नीति तो है इसलिए इसे बोलेंगे हिंदी भाषा, संस्कृत, देसी भाषा या मातृभाषा। तो इसमें मातृभाषा के लिए किया गया है। मातृभाषा में शिक्षा देना बहुत जरूरी है। जो मदर टंग होती है, जैसी उनकी क्षेत्रीय भाषा होगी, जो हमारी माताएं बोलती हैं, हम उसी में शिक्षा देंगे, क्योंकि हम किसी भी बच्चे को भाषा के वजह से उसके विकास को नहीं रोक सकते कि भाई वो बता नहीं पा रहा है नी, और पर्सनल इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए हम उसकी मातृभाषा को इसमें शामिल करेंगे और जिसमें वो शिक्षा लेना चाहता है उसको हम शिक्षा देंगे। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब क्या कहा जाता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब क्या कहा जाता है? देखो, ये प्रश्न अभी पीछे जो परीक्षा हुई थी, जूनियर वाला सुपर टेट हुआ था, तो जूनियर का सुपर टेट हुआ था, तो उसके साथ एक पेपर और हुआ था जो प्रिंसिपल वाला पेपर था। तो उसमें विद्यालय प्रशासन का पूरा पोर्शन था, तो उसमें शायद 60 क्वेश्चन थे। तो उसमें मैंने वो पेपर देखा था, कोई लेके आया तो मैंने उस पेपर को देखा, तो उसमें ये क्वेश्चन था और उसने पूछा था मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब क्या कहा जाएगा। ठीक है, जो HRD मंत्रालय है अब वो क्या हो गया है? तो इसमें मानव मंत्रालय, संसाधन मंत्रालय है नी, विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका सही आंसर है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं है और इस समय शिक्षा मंत्रालय है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। और ये वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा। ये वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किया जाएगा, कब से किया जाएगा? कक्षा 5 से, कक्षा 6 से और कक्षा 6 से, 8 से, 11 से। तो हमने ये डिटेल में बच्चों को पढ़ाया है और बताया था कि ये 6 से वोकेशनल कोर्स शुरू कर दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे के अंदर प्रतिभा है, वो संगीत सीखना चाहता है, सिलाई सीखना चाहता है, कढ़ाई बुनाई, जो भी व्यावसायिक कोर्स होते हैं उन्हें करना चाहता है, तो वो इन्हें कर सकता है। कक्षा 6 से उनको शुरू कर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन, भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा जिसमें शामिल नहीं होंगे, जिसमें शामिल नहीं होंगे। इस पॉलिसी ने यह बताया है कि भारत में उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा और वो जो शुरू से प्राथमिक शिक्षा से लेके हायर एजुकेशन तक की शिक्षा के बारे में देखेगा। भर्तियां करना, अन्य काम करना, जो भी एक आयोग काम कर सकता है वो बनाया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो इसमें क्या चीज़ को शामिल नहीं किया जाएगा, जैसे कृषि विभाग, कानून, चिकित्सा, खा या गा दोनों। तो देखो, हमने ये पढ़ाते समय भी बताया था, एक कानून और चिकित्सा इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा और बाकी सब चीज़ों को शामिल किया जाएगा। चिकित्सा, कृषि विभाग भी होगी, अन्य विभाग भी होंगे, लेकिन इसमें जो चिकित्सा है और कानून है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये सही आंसर है। उच्चतर शिक्षा आयोग में कितनी सीटें जोड़ी जाएंगी? उच्चतर शिक्षा आयोग में जैसे हम BA BSc करते हैं, ऊपर पढ़ते हैं, तो कितनी सीटें जोड़ी जाएंगी ताकि बच्चे और पढ़ सकें? तो इसमें सही आंसर है इसका 3.5 करोड़ सीटें इसमें जोड़ी जाएंगी। 3.5 करोड़ इसमें सीटों को जोड़ दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुल GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? जो हमारी पूरी GDP है, जो जहाँ से भी पूरा पैसा कलेक्ट किया जाता है, तो उसका जो कितना खर्चा शिक्षा पे किया जाएगा, हम ये भी कह सकते हैं 6%, 6%, 6.5%, 6.5 या 6.8%। अब इसका सही आंसर है 6%। इन्होंने कहा जो राज्य सरकारें हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करेंगे और वर्तमान समय में वो इतना कर रहे हैं। ये वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान में ये है और इतने करने की बात कही गई है। ठीक है, अगला है भारत सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्य जो एजेंडा है वो कब तक पूरा किया जाएगा? भारत सरकार द्वारा
देखो अगर हम नीचे की बात करें जो प्राथमिक शिक्षा है तो उसके लिए ये मानक तय किया गया है 2030 तक कि हम सबके लिए शिक्षा दे देंगे 2030 तक। अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा में सतत विकास लक्ष्य कब पूरा किया जाएगा? 2038, ये 2000 ही होता लेकिन इन्होंने ज्यादा हो गया है टाइप में, कोई दिक्कत नहीं है। 2037, 2031 या 2035, और इसका सही आंसर है 2035। ये 2035 तक। इसमें एक चीज और है, जो उच्च शिक्षा की बात कर रहा है, उन्होंने जो पिछला जो प्रश्न था, अगर हम इसकी बात करें इस वाले प्रश्न की, तो ये कहता है 100% की बात कर रहा है। ये वाला प्रश्न, हम थोड़े पीछे बैक आ गए हैं, इसकी बात कर रहा है कि हम 100%, इसकी बात कर रहा है इस प्रश्न की कि हम 100% उसमें शिक्षा दे देंगे 2030 तक, जो अभी चल रही है, जो प्राथमिक शिक्षा है। लेकिन अगर हम फिर से इस प्रश्न पे आते हैं, जो 2035 की बात करता है, ये केवल 50% की बात करता है कि हम 50% लोगों को हायर एजुकेशन की शिक्षा दे देंगे, या जो सीटें जोड़ने की पीछे बात करी थी उसमें। और फिलहाल अगर हम उसकी बात करें तो ये 26.4 इस समय है, इतने और आगे बढ़ा दिया जाएगा। इतना वर्तमान में है, 50% की बात करते हैं, और ये लक्ष्य जो पूरा करेंगे वो 2035 तक करेंगे उच्च शिक्षा में। किसी भी स्तर पर किस भाषा को चुनने का विकल्प प्रदान किया जाएगा? देखो जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम कक्षा 8, 5 कुछ भी पढ़ें, जैसे जैसे स्तर आएंगे भाई 5 के बाद 6 से, फिर 9 से, फिर मतलब उच्च शिक्षा में जाते हैं तो BA फर्स्ट ईयर, ऐसे अगर हम चाहें तो इसमें यह है किसी भी स्तर पर किस भाषा को चुनने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। आप किसी भी स्तर पर कोई भी भाषा ले सकते हो। पहले होता ये था कि वो कहते थे आपने 9th में अगर इंग्लिश पढ़ी है तो आप इंग्लिश आगे ले सकते हो, या आपने जैसे साइंस पढ़ी हो, वो एक लेवल होता था उसका, नीचे स्तर का एक आधार होता था। लेकिन इन्होंने कहा भाई हम किसी भी स्तर पर एक भाषा है जो उसको हम चुन सकते हैं। मातृभाषा है, हिंदी है, विज्ञान है और संस्कृत है। पहली बात, विज्ञान कोई भाषा नहीं है, हिंदी है, मातृभाषा है, और इसका सही आंसर है संस्कृत। ठीक है, इसका सही आंसर है संस्कृत। नई शिक्षा नीति में किस सूत्र को बढ़ावा दिया गया है? नई शिक्षा नीति में द्विभाषा, मातृभाषा, त्रिभाषा, इनमें से कोई नहीं। हमने मातृभाषा की पीछे बात कर ली थी, लेकिन ये कह रहा है किस सूत्र को बढ़ावा दिया गया है, तो ये इसका सही आंसर है त्रिभाषा। त्रिभाषा सूत्र की शुरुआत जो की गई है वो मुदालियर आयोग से की गई है, जिसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। उसी ने बहुउद्देशीय विद्यालय की खोलने की बात करी है, और उसी ने ही त्रिभाषा सूत्र की बात करी है। द्विभाषा की बात जो करी है वो कोठारी आयोग ने करी है। यह फाउंडेशन शिक्षा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, फाउंडेशन शिक्षा कितने वर्ष की गई है? ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो हायर एजुकेशन में पेपर हुआ था अभी पीछे असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। जो शिक्षा वाला, एजुकेशन वाले जो पेपर था उसमें ये पूछा गया था, और अभी मैंने पीछे बताया था ये 5 वर्ष की शिक्षा इसमें की गई है। 5 वर्ष तक फाउंडेशन शिक्षा, आधारीय शिक्षा 5 वर्ष की होगी। और हमारा वो फार्मूला भी देखो सीधा है, 5 + 3 + 3 + 4, तो शुरू में 5। इसमें जो 2 साल हैं उसमें कक्षा 1 और 2 पढ़ेगा, लेकिन ये 3 जो है 3 ये आंगनवाड़ी केंद्रों पर पढ़ेगा, और दोनों को मिलाकर एक स्टेप पूरा होगा। 3 साल यहाँ पढ़ेगा, कक्षा 1 यहाँ पढ़ेगा। जब वो 3 साल का हो जाएगा तो प्राइमरी में एडमिशन करा दिया जाएगा, कक्षा 1 में और 2 में पढ़ेगा, फिर 3 मिलाकर ये हो जाएगा। ये यहाँ तक कक्षा 5 पास करेगा, और शुरू में 3 साल और 2 साल को मिलाकर फाउंडेशन शिक्षा लेगा। ये इसका है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस फॉर्मेट का स्थान ग्रहण करेगी? किस फॉर्मेट का, मतलब जो इससे पहले चल रहा था फार्मूला वो किसका? 10+2 + 3 + 5 + 3, ये तो अभी वाला है जिसका जो स्थान ग्रहण करेंगे, ये तो है, ये तो इसका उत्तर है नहीं। ये तो स्थान लेगा, किसका लेगा वो बताना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति फॉर्मेट स्थान ग्रहण करेगी। देखो ये आंसर है इसका, ये 10+2। कुछ लोग कहेंगे ये भी हो सकता है, ये तब होता यहाँ पर अगर वो BA तक की बात करता, क्योंकि इसने जो बात करी है, अगर हम इसको भी फार्मूले को पढ़ते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये कक्षा 12 तक की ही तो बात करता है, 8-12 की तो बात करता है, तो इसमें भी 12 की है, तो हम इसका उत्तर ये सही देंगे 10+2।
ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न लास्ट है, किस शिक्षा नीति या कमेटी समिति ने राष्ट्रीय तकनीकी फोरम सर्जित करने का प्रस्ताव या प्रस्तावित किया था? ठीक है, तो इसका भी सही आंसर है नैप 2020, ये भी इसका सही आंसर है। तो हमने इन प्रश्नों को देखा है। दूसरा ये है कि ये जो नई तकनीकी वाली बात है, तो ये पता है जो ई लर्निंग वाले को बढ़ावा देने के लिए ये आई है, और इसमें यही है, इसको बोल देते हैं नेफ्ट, NETF, ऐसे करके इसको बोलते हैं। इसको ये फॉर्म है और इसको याद रखेंगे, और इसका सही आंसर ये है। इसने कहा है कि ई फॉर्मेट और जो इलेक्ट्रॉनिक या ई लर्निंग वाले कोर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हम इसको लेकर आए हैं, और इसे नई शिक्षा नीति में सम्मिलित किया गया है। हमने ये 22 प्रश्न हैं, इन सबको देखा है, और ये इनको एग्ज़ाम की दृष्टि से हमने पहले ही बताया, शामिल किया है। आपको ये प्रश्न तो याद रखने ही हैं, और भी अलग से आप याद रख सकते हो, तो अच्छी बात है। हमें अपने एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर लाने हैं, और उनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और अपना सिलेक्शन लेना है। ये मेरी चौथी वीडियो है। अगर हमारी वीडियो आप सब लोगों को पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक और शेयर करें। मुझे बहुत खुशी होती है, मेरे इतने सारे व्यूज़ हैं, लोगों ने इसको देखा है, तो मैं आप सभी का मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका धन्यवाद बोलता हूं। आपने इतनी देर तक देखा है, और हमारी क्लास को मधुकर एजुकेशन क्लासेस के नाम से भी देख सकते हैं, या डॉक्टर कपिल कुमार मधुकर के नाम से भी देख सकते हैं। आप सभी का मैं एक बार फिर से तहे दिल से थैंक यू बोलता हूं। थैंक यू।